हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड करने का प्रयास करिएगा, लास्ट तक बने रहिए और ये समझने का प्रयास करिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं और ये सभी एग्ज़ाम को अपने ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, ताकि आपको एक इंग्लिश ग्रामर को कितने तरीके से कितने एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको आपको एक आइडिया लग सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का क्लास नंबर 23 है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला प्रश्न है, चूज द अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपको मिल रहा है अपोजिट मीनिंग, इसको आपको बताना पड़ेगा। तो दिए गए वर्ड का आपको अपोजिट यानी एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। डिस्क्रेशन का क्या होगा? डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का एंटोनिम क्या होगा? अपोजिट। पहला होपलेसनेस, दूसरा डिसबिलीफ, तीसरा वेनरेशन और चौथा फ्री। अपोजिट बताना है, ध्यान दीजिएगा, एंटोनिम, ठीक है। डिस्क्रेशन का क्या होगा? होपलेसनेस, डिसबिलीफ, वेनरेशन और फ्री। बताइए। बहुत ही अच्छा वर्ड है और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिक्रेशन का इसका मीनिंग देखिए, तो इसका मीन्स होता है अपवित्रीकरण, ठीक है। अपवित्रीकरण इसका मीनिंग होता है, या अपवित्रता, ठीक है, अपवित्रता, ठीक है। डिस्क्रेशन का मीनिंग क्या होता है? अपवित्रीकरण और अपवित्रता। तो बच्चों, मैंने आपको बता रखा है कि पहले आप दिए गए वर्ड को जानने का प्रयास करें, ये वर्ड क्या है। तो डिक्रेशन, ठीक है, ये आपका देखिए आज जो है TION यहाँ पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये TION सफिक्स वाला वर्ड नाउन है। और जब नाउन है तो आपको यही देख लेना पड़ेगा कि पहले हम क्या करें। तो सबसे पहले जिस सफिक्स से लगा हुआ वर्ड होता है मोस्टली आंसर उसी जाति का होता है, ठीक है। तो होपलेसनेस नहीं, डिसबिलीफ नहीं, और आपका वेनेरेशन एक आपका एंटोनिम है। वेनेरेशन मतलब आदर, सम्मान, ठीक है, श्रद्धा, ये सब इसका मीनिंग होता है। जो जस्ट अपोजिट आपको बताना ही था, ठीक है, आदर, सम्मान। इसका और भी अगर आप सिनोनिम जानना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, डिवोशन, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट वेनरेशन, ना कि डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन उल्टा होगा वेनरेशन का, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं डिवोशन, ठीक है। इसको डिवोशन मतलब भी होता है पवित्रता या श्रद्धा या सम्मान। और कल्टिज्म, CULTISM, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कल्टिज्म मतलब भी यही होता है, पवित्रता। और एडोरेशन, ठीक है, ADORATION, एडोरेशन मीन्स भी होता है वेनरेशन। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। होपलेसनेस आपको पता है, डिसबिलीफ मतलब भी आप जानते हो, और फ्री तो बहुत ही आसान शब्द है। तो डिस्क्रेशन का वेनरेशन अपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इंडस्ट्रियस का अपोजिट क्या होगा? एनॉयड, अनडिजायरेबल, इरिटेबल या स्लगिश। क्या होगा बताइए। देखना होगा, बहुत ही आसान वर्ड है। एनॉयड मीन्स क्या होता है? गुस्सा दिलाना, ठीक है, टू इरिटेट समवन। यहाँ पर एनॉयड हो गया गुस्सा दिलाना। इरिटेट मतलब भी वही है, इरिटेबल वर्ड इसी से बना है, ठीक है। इरिटेट मतलब भी होता है गुस्सा दिलवाना। तो एनॉयड और इरिटेट आपका मिलता जुलता शब्द है, एनॉयड और इरिटेबल। तो अनडिजायरेबल और स्लगिश वर्ड को जान लेंगे, अनडिजायरेबल और स्लगिश। तो यहाँ पर देखिएगा, अनडिजायरेबल मीन्स अवांछित, और इंडस्ट्रियस मीन्स अब सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियस मीन्स होता है लेबोरियस, ठीक है, यानी परिश्रमी, हार्ड वर्किंग। तो इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, ये सब होता है। इसका उल्टा आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर एनॉयड मिला नहीं मिला ना, इसका मीन्स होता है गुस्सा दिलाना, अवांछित, और इरिटेबल मतलब भी वही हुआ। तो स्लगिश अपना
करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। स्लगिश का मीन्स अब देख लेना चाहिए हम सभी को। तो स्लगिश का मीन्स देखेंगे बच्चों, आलसी होता है, जस्ट अपोजिट मिल गया ना, आलसी होता है, निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, शुष्क होता है, ठीक है, सुस्त, ठीक है, सुस्त। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको मिल गया। फिर आप और इसका सिनोनिम देखिए तो इनर्ट होता है, ठीक है, ये नोट कर सकते हैं, INERT, स्लो होता है, ठीक है, डीएक्टिव होता है, पैसिव होता है, दीज देयर आर मेनी वर्ड्स, ओके। और डल तो बहुत आसान है, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्लगिश के सिनोनिम्स ये सब थे, ठीक है। और इंडस्ट्रियस का एंटोनिम यानी अपोजिट स्लगिश होता है, ओके। चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। आवर न्यू टेलीविजन सेट कम with a 9 days warranty on all B/electrical components C/no-error-D। बताइएगा इसमें क्या हमको गलती मिल रही है, यदि हाँ तो फटाफट आंसर करें, ठीक है। देखिए बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधे से चलना है। सबसे पहले आपको एरर वाले क्वेश्चंस बच्चों को टफेस्ट लगते हैं, बट ये इजीएस्ट ऑफ द इजी होते हैं। कैसे? सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट ढूंढिए, आवर न्यू टेलीविज़न सेट, इसके बाद आपको वर्ब मिल गया ना। अब इतना बड़ा जब आपको सब्जेक्ट मिला, आवर न्यू टेलीविज़न सेट, तो क्या यहाँ पर कम सही है? नहीं ना, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो जब वर्ब सिंगुलर होगा तो कम कैसे सही हो सकता है? नहीं सही हो सकता। तो क्या करेक्ट होना चाहिए? कम्स। क्यों? क्योंकि शी कम्स, ही कम्स आप कहते हो, तो आवर न्यू टेलीविजन सेट सिंगुलर है, तो यहाँ पर कम्स विथ 9 days वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तो कम्स होगा ना कि कम, ओके। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो आंसर मिल गया ना, ए पार्ट में एरर है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द पैसेंजर कार सेल्स शोज अ डिक्लाइन, अब कह रहा है फिल इन द ब्लैंक है, 7% to 5.6%। कंप्लीट करें। इट्स वेरी इजी, ऐसा मुझे लगता है सभी बच्चों को ऐसा फील होगा कि इजी है। क्यों है? बट ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन ही आते हैं, पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ वर्ड्स चेंज कर दिए जाएंगे। देखिए आप कहते हो ना कि फ्रॉम बस्ती टू गोरखपुर, बस्ती टू गोरखपुर, इस तरीके से आप कहते हो। और आप क्या कहते हो, अगर आपको पढ़ना है 4 से 6 तो क्या बोलते हो? फ्रॉम 4 to 6, ठीक, इस तरीके से बोलते हो। तो यहाँ पर 4 से 5% हो नहीं गया, यहाँ पर आपका फ्राम करेक्ट होगा, ठीक है। फ्राम और कोई वर्ड टू तथा दूसरा वर्ड, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये टू के स्थान पे टिल भी हो सकता था, तो यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। द पैसेंजर कार सेल्स शोड अ डिक्लाइन, ठीक है, फ्रॉम 7% to 5.6%, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। आई एम नॉट वेरी गुड डैश थिंग्स, बताइए। पहला ऑप्शन इन रिपेयरिंग, दूसरा ऑप्शन एट रिपेयर्ड, तीसरा ऑप्शन एट रिपेयरिंग, चौथा ऑप्शन इन रिपेयर्ड। इन और एट में कंफ्यूज हो गए होंगे, और आईएनजी और पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब में कंफ्यूज हुए होंगे, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देखिए क्या ध्यान रखना है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वी ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। तो अब मिल गया, तो अब देखिए कौन सा नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, यानी ए तो या तो ए होगा या तो सी होगा। अब और आगे बढ़ें तो ध्यान रखिए बच्चों, गुड के साथ अगर किसी चीज़ में, ठीक है, गुड के साथ अगर किसी चीज़ में अच्छाई की बात होती है कि मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ, तो आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट
फिजिक्स। तो इस तरीके से कोई बातें हों तो यहाँ पर गुड के साथ एट लगता है, और यहाँ पर आईएनजी है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा, क्योंकि आफ्टर प्रीपोजिशन वी ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, एट एनी कॉस्ट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, एट है तो आईएनजी हो जाएगा, ठीक है, इन नहीं होगा। तो अब आंसर मिल गया होगा। जब आंसर मिल गया तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया जाए? सी ऑप्शन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट फिजिक्स, गुड एट थिंग्स, तो यहाँ पर गुड के साथ एट लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आई कांट मेक एंड्स, अब फिल इन द ब्लैंक है, ऑन माई स्मॉल सैलरी, बताइएगा। ध्यान रखिए बच्चों, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, बट आप एक चीज नोट करें, मेक इंड्स मीट, ये पूरा फ्रेज है एक, जैसे मेक का नॉइज नहीं होता है उसी तरीके से ये एक मीनिंग है पूरा। मेक इंड मीट, इंड्स मीट, ठीक है। मेक इंड मीट मतलब होता है, क्या आप इसको कह सकते हैं, खर्चा न चला पाना, ठीक है, खर्चा न चला पाना, ठीक है, गुजारा ना कर पाना, इसका एक मीनिंग ही है। जैसे शोर न मचाना मेक अ नॉइज होता है, ठीक उसी प्रकार से टेल अ लाई, स्पीक द ट्रूथ, उसी प्रकार से मेक एंड्स मीट मीन्स होता है खर्चा न चला पाना, गुजारा ना कर पाना। तो यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे, इसको नोट डाउन करें, आई कांट मेक एंड्स मीट ऑन माई स्मॉल सैलरी, मतलब मैं मेरी छोटी सी सैलरी पर गुजारा नहीं कर सकता। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, तो बी सी डी करेक्ट नहीं होगा। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। आगे फिल इन द ब्लैंक में है, शी इज क्लेवर, शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, बताइए क्या करेक्ट किया जाए? कंजक्शन वाला क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ करेक्ट किया जाए कि सिंस की ऑल दो की यट, बताएं। ध्यान रखिएगा बच्चों, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, ठीक है, इसका मीन्स होता है के बावजूद, ठीक है, के बावजूद, इसके स्थान पे इंस्पाइट ऑफ लगता है, ठीक है, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। चाहे डिस्पाइट ऑफ रहे चाहे इंस्पाइट ऑफ, बोथ आर सेम, बट यही अंतर है, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगेगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। अब जब ऑप्शन में ऑफ लगा ही है तो हम क्यों भाई जाएं अपना सर दर्द लेने, है ना। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा सिंस है, सिंस मतलब होता है चूंकि, और आगे मीनिंग इसका निकलता इसलिए, ठीक है, जैसे कह दिया जाएगा चूंकि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं फीस पे नहीं कर सकता, तो सिंस के साथ कॉमा लग करके दूसरा क्लॉज लगे तो इसको चूंकि और इसलिए कहते हैं। मैथमेटिक्स में अक्सर करके सवाल आते थे तो टीचर कराते थे, ठीक है। आप देखिए, सिंस शी इज क्लेवर, कह रहा कि चूंकि वह चालाक है इसलिए वह बार बार गलतियां करती है, प्रायः गलतियां करती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ जाइए, ये देखिए, यद्यपि वह चालाक है, ठीक है, तो यहाँ पर तो मजबूरी सेंस में बता रहा था, ठीक है। यहाँ देखिए, यद्यपि कि वह चालाक है फिर भी वह बार बार या प्रायः गलतियाँ करती है, यद्यपि, हालांकि, प्रायः, ठीक है, ये सब मीनिंग निकलता है। ऑल दो ध्यान रखिएगा, ऑल दो कहीं दिया हो, ठीक है, या दो कहीं दिया हो तो इसके साथ हमेशा यट लगाया जाता है, ठीक, इसके साथ हमेशा यट लगता है, या, ठीक है, कॉमा लगता है। विदाउट यट वी कैन नॉट यूज एनी कंजक्शन, यानी एंड, बट, स्टिल, हाउएवर, कुछ भी नहीं यूज किया जा सकता, ओनली वी कैन यूज यट और कॉमा। ओके, तो या तो यट यूज करें या तो कॉमा यूज करें, बट एंड स्टिल मतलब कोई भी और कंजक्शन आप नहीं यूज कर सकते, विथ, ऑल दो एंड दो, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, लॉजिकल का सिनोनिम बताना है। लॉजिकल आपको पता चल गया ना, तार्किक, तर्क संगत, ठीक है, देर आर मेनी मीनिंग्स। ओके, रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है, उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना,
रेशनल मीन्स क्या होता है? रेशनल मीन्स होता है तर्क संगत या तर्क युक्त। सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, एजुकेटेड मीन्स आप जानते हो शिक्षित होना, और इम्प्रॉपर मीन्स होता है अनुपयुक्त होना, अनुचित होना, अनुपयुक्त होना। ठीक है, तो यहाँ पर रेशनल मतलब रेशनल, इसको रीजन्ड भी किया जा सकता था। ठीक है, यानी तार्किक, तर्क संगत, रीजन्ड, रेशनल, लॉजिकल, ये सब सेम है। ठीक है, समझ में आया होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, गेप का क्या मीनिंग है? बहुत अच्छा वर्ड है, नोट करते चलें। गेप का मीनिंग क्या है? ठीक है, स्ट्रगल, स्टेयर, स्टेयर्स, हाइड। बताइए। संघर्ष, घूरना या टकटकी लगा के देखना, या स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ, हाइड मीन्स छिपाना। विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर? बताएं। देखिए, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना नहीं होगा। स्टेयर मीन्स होता है जो है जम्हाई लेना, या मतलब ऐसे हक्का बक्का रह जाना कि मतलब आप देखो और मुंह बार जाए, या मुंह खोल कर टकटकी लगा कर देखना, आश्चर्य से मुंह का खुला रह जाना, जम्हाई लेना। बहुत सारे मीनिंग है स्टेयर के। ठीक है, या घूरना, टकटकी लगा के देखना। स्टेयर्स मीन्स तो सीढ़ियाँ होता है, यहाँ नहीं होगा। हाइड मीन्स छिपाना, यह भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, बी होगा आंसर। गेप मीन्स क्या होता है कि मतलब आश्चर्य से मुंह का खुला रह जाना, इस तरीके से आप सरप्राइज हो जाओ। तब सिनोनिम पर चलते हैं। यॉन, नोट करते चले। यॉन, WYAWN, यॉन मीन्स होता है जम्हाई लेना। ठीक है, स्टेयर तो है ही आपको मिला हुआ। गेज मीन्स भी होता है। ठीक है, गेज, GAZE, ध्यान रखिएगा, गेज, इसका मीन्स भी होता है देखना। वॉन्डर भी मीन्स होता है आश्चर्य चकित हो जाना। ठीक है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखने की बहुत सारी मीनिंग है, बिल्कुल सही। देखिए, स्टेयर मीन्स होता है टकटकी लगा के देखना, गेज मीन्स भी होता है हक्का बक्का रह के देखना, ग्लैंस मीन्स होता है एक झलक देखना। ठीक है, लुक मीन्स होता है किसी डायरेक्शन की तरफ देखना। सी मीन्स सामान्य देखना। वॉच का यूज़ होता है टीवी वगैरह देखने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, धीरे धीरे आप भी कंफर्म हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के। हाँ, बने रहें क्लास में, नई नई चीज़ें आपको ज़रूर जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गेप मीन्स क्या होता है? जम्हाई लेना, मुंह खोल कर टकटकी लगा कर देखना। ठीक है, सरप्राइजिंगली देखना। तमाम सारे आप हिंदी में मीनिंग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बहुत ही जो है आसान है, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि जब आप ऑप्शंस देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने क्या पढ़ा था? EI पढ़ा था, IOUS पढ़ा था। बट डोंट वरी, मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आए, आप पहले देख लें एक नज़र में कि कौन सी स्पेलिंग मुझे बतानी है, फिर आप ऑप्शन को ना देखें। आपके माइंड में मेकअप हो गया कि मुझे क्या स्पेलिंग बतानी है, तो आप कहीं ले जा करके उसी पेपर में ही कहीं नोट कर लें, किनारे लिख लें। उसके बाद लिखे हुए स्पेलिंग से अपना ऑप्शन मैच करें, तो आपको कंफ्यूज होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्योंकि आप जब ऑप्शन देखोगे तो कंफ्यूज होगे। अब जब आप बिना ऑप्शन के आंसर देखने की कोशिश करोगे लिखने की, तो वो आपको सही चीज़ें दिमाग में बनेंगी जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो मिस्चीवियस की करेक्ट स्पेलिंग देखिए, MIS। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा CH, मिसचे। अब आपने दिमाग में बना लिया ना मिसचे। इसके बाद हो जाएगा IEVOUS। ठीक है, IEVOUS। ठीक, मिसचेवियस। तो देखिए, चौथा तो SS हो गया, ये भी एक तो एकदम गलत हो गया। अब पहला, दूसरा, तीसरा में देखिए, अब आपने अगर यहाँ मानते हैं लिख लिया है तो आप मैच करा लें, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। समझ आ रहा होगा ना? इसका मीन्स होता है नटखट, शरारती, बदमाश, है ना? इस तरीके से के बच्चों को जो है मिस्चीवियस बॉय कहा जाता है। ठीक है, तो मिस्चीवियस की करेक्ट स्पेलिंग MISCHIEVOUS होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इन्वेलप, इन्वेलप मीन्स होता है लिफाफा, और हर बच्चा इस शब्द को यूज़ करता है। ठीक है,
हमारे अपने बीच से स्पेलिंग उठाई जाती है एग्जाम में, कहीं से बाहर से स्पेलिंग नहीं आती है। बट आपको कितना तैयार है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, इन्वेलप की करेक्ट स्पेलिंग बताएं। बहुत बच्चे ए बना रहे होंगे, बहुत बच्चे ई बना रहे होंगे, बहुत बच्चे ए ओ बना रहे होंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है इन्वेलप में। ई एन वी ई ध्यान रखें और एल ओ पी ध्यान रखें, इन्वेलप। ठीक है, तो ई एन वी ई एल ओ पी ई, एनवेलप में होता है लिफाफा। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया होगा। तो पहला और तीसरा नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। माई अंकल इज एनफ रिच टू बाय अ कार, बताइए इसमें क्या होगा। माई अंकल इज रिच एनफ टू बाय अ कार, एनफ रिच किया जाए कि रिच एनफ किया जाए, कि आपको क्या बताना पड़ेगा, कि रिचर वगैरह कर दिया जाए। तो बच्चों आपको बहुत ही आसानी से मेरा बताने का प्रयास है। देखिए, कभी भी अगर एनफ आ जाए, ठीक, एनफ, तो इसके बाद एडजेक्टिव लगता है। ठीक, नोट कर लें। फिर टू लगता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक, मतलब मैं पर्याप्त अमीर हूं कि एक कार खरीद पाऊं, पॉजिटिव सेंस में चला ना। एनफ एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और आता है, अगर ये एनफ ना होकर के टी डबल ओ टू आता तो यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब आगे आता था। ठीक है, ये निगेटिव सेंस में, मतलब मैं इतना कमज़ोर हूँ कि चल नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से आपका आएगा। ठीक, आई एम क्या हो जाएगा, टू वीक, ना कि वीक टू। ठीक है, ये आपका इस तरीके से, इसको ऐसे नोट करें, आई एम टी डबल ओ टू वीक, यानी बाद में आएगा। ठीक है, इसके पहले और उसके बाद में। ठीक, इसको कैसे नोट करना है, यहाँ देखें, फिर से देखें। अगर एनफ आया है, ठीक है, तो एनफ के पहले एडजेक्टिव रहता है। मुझे लगता है मैंने उल्टा आपको बता दिया। ठीक है, बट अब तो मिटा भी चुकी हूँ कि मैंने क्या बताया। देखिए, एनफ के पहले एडजेक्टिव रहता है, ना कि एनफ के बाद रहता है। ठीक है, यानी एडजेक्टिव, इसको ऐसे नोट करें, फिर से नोट करें, प्लस एनफ प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई एम एनफ रिच नहीं, आई एम रिच एनफ, इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव आएगा वो एनफ के पहले आएगा, और टू होता तो उल्टा होता, टू होता तो बाद में आता, यानी कि टी डबल ओ टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टी ओ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ गए कि फिर से समझाएं। देखिए, एनफ के पहले होगा और टू के बाद होगा, बाकी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों में होगा। अब पहले ऑप्शन में आपको रिच एनफ मिल गया ना, यही अपना करेक्ट आंसर है। रिचर नहीं होगा, एनफ रिचर भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए एनफ रिच, अगर यहीं पर एनफ ना होता तो यहाँ पर टी डबल ओ टू आ जाता, टू रिच हो जाता तो नेगेटिव सेंस में आ जाता। ठीक ना, तो समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर, योर आंसर बुक विल बी आंसर्ड विथ द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। आपको बताना है ये जो आंसर्ड वर्ड अंडरलाइन है, क्या ये हटेगा, यदि हटेगा तो बिल्कुल चार ऑप्शन दिया ही गया है। ठीक है, तो क्या होगा बताइए। पहला कह रहा है जज्ड, दूसरा टेस्टेड, तीसरा इवेल्युएटेड, चौथा सीन। इसका मीन्स आंसर्ड वर्ड गलत है, आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसको रिप्लेस करने के लिए यूज करना पड़ेगा। बताइए, बिल्कुल सही बच्चों, जज नहीं होगा, टेस्टेड भी नहीं होगा, कंप्यूटर मूल्यांकन करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इवेल्युएशन मीन्स होता है ना मूल्यांकन, और इवेल्युएट मीन्स मूल्यांकन करना। तो विल बी इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, मतलब आपके उत्तर का मूल्यांकन कंप्यूटर की मदद से किया जाएगा। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। ओके, तो सी करेक्ट होगा, जज टेस्टेड और सीन नहीं करेक्ट होगा। ओके, कंप्यूटर के लिए मूल्यांकन लगता है, कॉपियों का और आंसर के मूल्यांकन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और वी कैन से मशीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलें। बीइंग अ रेनी डे वी हैव टू अबैंडन द मैच, अबैंडन मीन्स होता है छोड़ देना। बताइए, बीइंग अ रेनी डे को हटाइए तो बीइंग रेनी डे करेंगे,
इट बीइंग अ रेनी डे करेंगे, इट इज रेनिंग करेंगे, या नो इम्प्रूवमेंट करेंगे? बताइए। अंडरलाइन दिए गए जो आपको क्लॉज मिला उसको कैसे हटाएंगे? याद रखिए बच्चों, दो तरीके से काम चलता है। अगर दो सेंटेंस है, दोनों का सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है, तो बीइंग के आसपास कुछ नहीं लगता। यदि दो सेंटेंस दिए हैं, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो आपको इट लगाना पड़ता है। जैसे अगर आप कह रहे हो, आप इस तरीके से कह रहे हो, इट वॉज संडे, संडे था, फुल स्टॉप, आई गो डिड नॉट गो एनीवेयर, मैं कहीं नहीं गया। तो यहाँ पर देखो, एक में आपने इट का सब्जेक्ट माना, दूसरे में आई लगाया। ऐसे में इट बीइंग ऐसे किया जाता है, इट बीइंग, उसके बाद संडे, आई डिड नॉट, इट लगाना पड़ता है अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो। सेम हो तो नहीं लगाते आप, ठीक है। जैसे आई वॉज इल, आई डिड नॉट गो एनीवेयर, तो हो जाता बीइंग इलनेस, ठीक है। यहाँ पर इट नहीं लगाना पड़ता। तो यहाँ देखिएगा बच्चों कि आपको इट बीइंग अ रेनी डे, बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। क्यों? देखिए, इट वॉज अ रेनी डे, वी हैव टू, मतलब बारिश हो रही थी, बरसात का दिन था, हमको मैच को छोड़ना पड़ा, तो इट वॉज, क्योंकि इट वॉज रेनी डे कहा गया था, ठीक है। और आपको इट को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या तरीका चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। द टीचर वॉज एंग्री विथ पॉल एज ही हैड नॉट डन द होमवर्क। ऑप्शन, विथ को हटाएं, एट लगाएं, ऑन लगाएं, फ्रॉम लगाएं, या नहीं हटाएं तो नो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है? बच्चे आपने ढूंढना शुरू कर दिया होगा, सभी बच्चों ने आंसर को ढूंढ भी लिया होगा, कुछ ना कुछ पकड़ भी लिए होंगे। बट अब मेरी बात को सुने, जब आपको बताया गया था कि एंग्री हो, एग्री हो, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, और पर्सन हो तो हमेशा विथ लगता है ना, और अगर मैटर हो या थिंग हो तो एट लगता है। तो भाई क्यों ढूंढने निकल पड़े? नहीं जाना चाहिए था ना। नो इम्प्रूवमेंट अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। पॉल देखिए एक पर्सन है, और एंग्री विथ पॉल मतलब पर्सन की बात किया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि पॉल अपना व्यक्ति है इसलिए विथ लगेगा। अगर पॉल ना होकर के कुछ और होता तो यहाँ पर आपका एट लगता, ठीक है। एट और विथ में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप नहीं होइएगा, ध्यान से समझ लीजिए। यदि पर्सन हो तो विथ, और थिंग हो तो एट, ओके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी कभी कभी सही हो जाता है, ठीक है। हमेशा ढूंढना नहीं पड़ता, कभी कभी सही रहता है, और आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए या आपका टाइम बर्बाद करने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस बना देते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पर। चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करना है। पहला, आई एम टू बी सरप्राइज्ड, यू सरप्राइज मी को चेंज करना है। कुछ ना करें, सीधे आप टेंस पहचाने। आप जानते हो एक्टिव से पैसिव में आप ये क्रॉस वाला निकालते हो ना, ये वर्ब दो भागों में, यही करना पड़ेगा। तो मी आपका आई बन जाएगा। पहले ढूंढ लें किस किस में आई है, पहले में है, तीसरे में है, चौथे में, यानी कि बी ऑप्शन गलत हो गया। समझ पा रहे हैं ना? बी नहीं आंसर होगा। अब देखिए, यू सरप्राइज मी, तुम मुझे आश्चर्यचकित करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई एम सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरप्राइज को वॉज में करना नहीं है, टू बी का यूज़ करना ही नहीं है। टू हो तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो टू बी करते हैं, अदरवाइज नहीं किया जाता। तो समझ गए होंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। चेंज द पैसिव वॉइस, बताइएगा। लेट मी डू दिस, इसको चेंज करना है। क्या लेट इट डन दिस होगा, दिस इज बीइंग डन बाय यू होगा, लेट दिस बी डन बाय मी होगा, या लेट मी डन दिस होगा? मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, बट कोई नहीं, चलिए समझते हैं। ध्यान रखें बाबू कि जब भी लेट हो तो लेट को नहीं हटाया जाता। लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट मान के ऑब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। जैसे लेट मी, लेट हर, लेट आई, और लेट जो है शी नहीं होता, लेट मी होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसके बाद वर्ब बी लग जाता है।
और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है और बाई लग करके वो जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। समझ आया ना? पहला तरीका इसको नोट कर लें, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका शुड से लगता है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से आपका आगे चलेगा, तो आप इसको भी कर सकते हैं जैसा ऑप्शन दिया हो। तो अपने ऑप्शन में शुड बी वाला दिया नहीं है, तो यहाँ पर देखिए लेट दिस बी डन बाय मी होगा, किस में है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है और चौथे में भी नहीं है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस मी अपना करेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। चेंज द नरेशन। जॉन सेड आई शैल बी 21 टुमारो, कल मैं 21 का हो जाऊंगा, जॉन कह रहा है, ठीक है। अब बताइए क्या करेक्ट किया जाए। जॉन सेड दैट ही वुड बी, तो आपको ध्यान करना होगा सबसे पहले टुमारो को चेंज करते हैं ना, 5 बातें ध्यान रखा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, यूज ऑफ कंजक्शन, टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज और नियरनेस वर्ड चेंज। तो यहाँ पर तो टुमारो को ही नहीं चेंज किया, तो किस किस में नहीं चेंज किया पहले उसको ध्यान दें। जिसमें नहीं चेंज किया फटाफट उसको हटाएं। तो पहला चौथा हट गया ना, इसका मतलब या तो दूसरा या तो तीसरा। अब चलिए फिर चला जाए। अब यहाँ पर ही चेंज उसने कर दिया है तो आपको ही को मानना पड़ेगा। शुड होगा कि वुड होगा, आप ध्यान करिएगा, ही के साथ विल लगता है तो विल को वुड में चेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। शुड नहीं करेंगे, ही के साथ शुड नहीं यूज होगा, विल आएगा तो विल को वुड में चेंज करेंगे, ठीक है। शैल को शुड में करते। समझ आ गया ना? कितने आसानी से आपने कर लिया। तो बच्चे लोग ऐसे ही आप एग्ज़ाम में भी अपने फॉर्मूला को अप्लाई करें, टाइम बचाने का प्रयास करें। आपको कितनों आए लेकिन आप टाइम ना मैनेज कर पाएँ तो आप असफल हो जाएंगे। और आप टाइम मैनेज कर लें, प्रैक्टिस ना किए रहें या आपको चीज़ें ना उतनी कंफर्म हो तो आपको आएगा ही नहीं, तब भी प्रॉब्लम है। तो आप नेगलेक्ट करने का ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की स्टाइल अपनाएं। जब एलिमिनेट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा नहीं होगा, तो जो नहीं होगा वहाँ तक उसको छोड़कर जो होगा वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 चलिएगा। चेंज द नरेशन। राहुल सेज अजहर लव्स क्रिकेट। देखिए राहुल सेज है ना, तो आपको टेंस नहीं चेंज करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता। आपने जान लिया। अब आप चलिए फिर से ढूंढते हैं कौन सा नहीं होगा, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि जो नहीं होगा उससे तो आप पहले ध्यान हटाएं। देखिए तीसरा चौथा नहीं होगा, क्यों? टेंस चेंज कर दिया। फिर सेज को सेज ही रहने दीजिए, सेड भी नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम ये तो पहले ही इतना ए ऑप्शन में ही आंसर था, तो ये तीसरा चौथा क्यों करना? लेकिन ज़रूरी नहीं है हर वक्त आंसर ए ऑप्शन में ही हो, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, बी सी डी में भी हो सकता है। इसलिए आप अपने समय को बचाने के लिए आप ये ना सोचें कि मैं शुरू से सॉल्व करना शुरू करूं, नहीं, आप ये सोचें जो ऑप्शन दिया गया है उसी तरह से दिमाग लगाएं, समय बचाएं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। देयर आर सो मेनी फिल्थ ऑल राउंड द प्लेस। तो ध्यान रखिए एक ही वर्ड ऐसा मिला जो आपको टफ मिल रहा है और वो क्या है? फिल्थ है, ठीक है। तो उसके पहले और आगे बढ़ें। देखिए देयर आर सो मेनी है ना, अब जब आर आ गया, ठीक है, और मेनी भी आ गया, फिल्थ भी आ गया, बाद में ऑल अराउंड द प्लेस में कोई गलती ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या रखना होगा कि यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि फिल्थ मतलब क्या होता है? कूड़ा होता है, गंदगी होता है, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको कुछ नहीं करना है, मेनी को मच में चेंज कर दें। मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, मेनी काउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप मच यूज़ कर दें और फिल्थ आपका है ही अनकाउंटेबल नाउन, कूड़ा करकट है ना, गार्बेज गंदगी, बहुत सारे इसके निकाल सकते हैं हिंदी में मीनिंग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? मच फिल्थ कर देंगे, ना कि मेनी फिल्थ, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक।
कहीं कंफ्यूज ना हो। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए अपनी समस्या को भेजें। जब भी समय मिलेगा आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, तो आप अपनी समस्या को भेजें। क्लास कैसा लगा उसको भी भेजें। अदरवाइज बच्चे हम नहीं जान पाएंगे आप क्या फील कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस की आपको आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखें। आई सैट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट्स। बताइए, उसके सामने बैठा और जो मैंने क्या किया, पैकेट ऑफ सिगरेट को जलाया। तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से मुझे लगता है आंसर मिल जाना चाहिए। पैकेट ऑफ सिगरेट्स को आप द से ना आइडेंटिफाई करें, अ लगना चाहिए, यानी अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ना सिगरेट की क्वालिटी की बात हो रही है, ना सिगरेट की कंपनी की बात हो रही है, ना किसी ब्रांड की बात हो रही है, सामान्य एक पैकेट सिगरेट की बात हो रही है। तो अ पैकेट ऑफ सिगरेट को आप करेक्ट करें तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, और यहाँ पैकेट के पहले द को रिप्लेस करके अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स हो जाएगा। द का प्रयोग तो किसी को हम डिनोट करने के लिए, किसी को चिन्हित करने के लिए करते हैं ना। आई मेट द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। तो द बॉय मतलब वह लड़का। तो यहाँ पर सिगरेट की किसी ऐसी क्वालिटी को इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मात्र कोई अननोन की बात हो रही है, किसी एक पैकेट सिगरेट को। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलें। वन हु पोजेस्ड, इसके बाद मेनी टैलेंट्स इज कॉल्ड, बहुत सारे टैलेंट जिसके पास हो। ठीक है, ऐसे कुछ व्यक्ति अपने आसपास मिल जाते हैं ना, बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रस कहते हैं, यूनिक कहते हैं, अट्रैक्टिव कहते हैं, या वर्सटाइल कहते हैं? बताइएगा। अट्रैक्टिव तो नहीं होगा। ठीक है, अब आप यूनिक और वर्सटाइल में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यूनिक मतलब अद्वितीय होता है, मतलब उस जैसा कोई ना हो। तो ऐसा भाई नहीं होता है, मुझे लगता है ऐसा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अद्वितीय होती हैं, लेकिन इंसानों में ऐसी यूनिक क्वालिटी कम पाई जाती है, वो किसी एक क्वालिटी की बात हो सकती है। यहाँ पर मेनी टैलेंट्स वर्ड आ गया है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। वर्सटाइल मीन्स होता है बहुमुखी प्रतिभा का संपन्न व्यक्ति। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रतिभाशाली हो, बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो, इसलिए वर्सटाइल करेक्ट होगा। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, आप जानते हैं। यूनिक मतलब अद्वितीय, यानी यूनिक पीस, उस जैसा कोई ना हो दुनिया में। और डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? इसका मीन्स होता है निपुण या दक्ष, किसी भी चीज में निपुण हो या दक्ष हो, मास्टर हो, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रस। ओके, आई होप आपने समझ लिया होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 23। वन हु लिव्स, इसके बाद या सर्वाइव्स ऑन अदर्स या अदर लाइव्स। तो बताइएगा, एक्सपैट्रिएट या पैरासाइट या पेस्टिसाइड या रिफ्यूजी। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो दूसरों पर निर्भर हो। मुझे लगता है ये क्वेश्चन सभी बच्चे आंसर कर पाएंगे। यहाँ पर होगा पैरासाइट, मतलब पराश्रित या परजीवी। ओके, बट बाकी ऑप्शंस को भी देख लिया जाए तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। अब देखिए, एक्सपैट्रिएट मतलब क्या होता है? एक्स मतलब आप जान लो कहीं पर या जाना, तो आप क्या करोगे? आप इसका मीनिंग निकालें, प्रवासी। ठीक है, यानी कहीं से जाकर कहीं को बस जाना, प्रवासी। ठीक है, तो आपका ये होगा एक्सपैट्रिएट। इसके बाद देखिएगा, पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है? कीटनाशक। ठीक है, नोट करते चलें, एग्जाम में आता है कीटनाशक। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े, रिफ्यूजी मतलब आप जानते ही हो, शरणार्थी। ठीक है, रिफ्यूजी। तो यहाँ पर पैरासाइट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 24। द कैप्टन्स ऑफ द राइवल टीम्स शुड ट्राई टू बरी द हैचेस। बताइएगा क्या होगा? बरी द हैचेट, इसका मीन्स क्या होता है? आइडियमिक एक्सप्रेशन है। द अंडरलाइन वर्ड्स मीन्स, पहला विन द गेम, दूसरा फॉरगेट द पास्ट, तीसरा मेक द एनिमी, चौथा मेक पीस। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड वन और थर्ड एंड फोर्थ, विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं बच्चों, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। बताइए,
विन द गेम, देखिए कैप्टन ऑफ द राइवल, राइवल मतलब होता है कंपटीटर यानी प्रतिद्वंदी, ठीक है, प्रतिद्वंदी टीम। तो ट्राई टू विन द गेम, पहला कोई भी बच्चा इसको फटाफट करने का प्रयास करेगा, बट आप ध्यान रखिए यहाँ पर आपको टीम से गेम को कोरिलेट ना करें। यदि आप नहीं जान पा रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों इसको लर्न करें, नोट करें। ज़रूरी नहीं है 100 के 100 क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको 100 का 100 आए। तो इस सत्यता को स्वीकार करें कि 100 के 100 आंसर किसी बच्चे को नहीं आते। 95, 90, 85 तक बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 100 के 100 आंसर किसी को नहीं आते, इस बात को स्वीकार करें और हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखें। सिलेक्शन हमेशा 80 से 85, 90 तक के बच्चों का हो जाएगा। 100 में 100 बच्चा बहुत ही वर्सटाइल होगा, या फिर आप कह सकते हो पेपर देते देते एकदम अपने आप को है ना पॉलिश कर लिया हो, तभी करेक्ट हो सकता है। अदरवाइज कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको लगता है कि अरे कहाँ से पूछ लिया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए 100 के 100 क्वेश्चन आपको नहीं आ सकते। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपको लग सकता है कि मेक पीस कैसे होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका मीन्स होता है बरी द हैचेस का मतलब झगड़ा समाप्त करके मित्र बनाना। तो यहाँ पर ट्राई टू कह रहा है ना बरी द हैचेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेक पीस मतलब होता है झगड़ा समाप्त करके मित्र बनाना, यानी टू सीज फाइटिंग या टू बिकम फ्रेंडली। ओके, तो आई होप आपने समझ लिया होगा, ठीक है। टू सीज, इसके बाद फाइटिंग और टू बिकम फ्रेंडली, ठीक है, समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। बहुत से बच्चे कह रहे थे मैम क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दीजिए, तो बच्चों आपके ही डिमांड पर कुछ क्वेश्चंस और भी अच्छे अच्छे बनाए गए हैं। तो अब आपको 25 क्वेश्चन नंबर देखने को मिल रहा है। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, हाई ब्लड प्रेशर। तो आपको मैंने बहुत बार बताने का प्रयास किया है कि एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग को इग्नोर करें, एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग नहीं होता। तो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नहीं होगा। लव तो बैड आ गया तो होगा ही नहीं, है ना, प्यार में तो गुड होता है, बैड होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फीलिंग ऑफ हेट्रेड मतलब शत्रुता, ठीक है, किसी से शत्रुता की बात होगी तो फीलिंग ऑफ हेट्रेड यानी एंग्री एंड विंडिक्टिव फीलिंग्स या एक्टिव बिटरनेस या इनमिटी, ये सब आपका नफरत की भावना, ये सब बैड ब्लड का मीनिंग होता है। ओके, आई होप आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ज़रूर आप अपने अनुभव को शेयर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 25 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कितने आपके करेक्ट हुए, तो पहले तो आप हमें यही बताएं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि 23 क्लास में बच्चे कितना प्रोग्रेस कर पाए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपने बहुत धैर्य से सुना, थैंक्स अ लॉट।